वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो गाइज ये क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट होने वाला है। चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो गाइज अगर इससे पहले आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे क्लास 10 चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स बाय लर्न एंड फन करके सर्च करोगे तो भी आप देख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट वीडियो। तो गाइस में पहले ना 2 पेज दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी बुक में, येलो कलर या ग्रे कलर या कुछ रेड में होगा, सबकी बुक का अलग अलग कलर होता है। उसमें 2 स्टोरीज दी हुई है। पहली स्टोरी दी हुई है एक रवि नाम के प्रोड्यूसर का। उसमें हेडिंग लिखा हुआ है जो मैंने आपको लिख रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कॉम्पीट और पेरिश। स्मॉल प्रोड्यूसर जो है वो कॉम्पीट कर पाएंगे या खत्म हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? चलो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो उसमें एक रवि नाम के प्रोड्यूसर का दिया हुआ है। ये है रवि, देखो कितना हीरो है ये। यो इसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, एक कंपनी स्टार्ट की उसने 1992 में। बहुत हैप्पी था बेचारे ने कंपनी स्टार्ट की। तो 3 साल के बाद इसका जो प्रोडक्शन वो एक्सपैंड हुआ, उसके अंडर 20 वर्कर्स काम करने लगे। कहने का मतलब है उसके परमानेंट कस्टमर्स हो गए। कुछ परमानेंट कस्टमर्स हो गए जो उनको परमानेंटली अपने प्रोडक्ट सेल करने लगा, और ऐसे कर करके कंपनी जो है वो एक्सपैंड हुई और 20 वर्कर्स इसके अंदर काम करने लगे, मतलब एक एस्टिमेट दिया हुआ। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने जो भी रेस्ट्रिक्शन है उसको मना कर दिया, मतलब कि ट्रेड लिबरलाइजेशन कर दिया, सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए और शुरू करना, और उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया इंपोर्ट्स को। देखो ये वेलकम कर रहे हैं, उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया इंपोर्ट्स को। क्यों? क्योंकि उनका एग्रीमेंट था डब्ल्यूटीओ का 2001 में, मतलब डब्ल्यूटीओ ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपको इंपोर्ट इंक्रीज करना है, ट्रेड लिबरलाइजेशन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शायद जो भी ट्रेड पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें रिमूव करा दिए और इंपोर्ट को अप्रिशिएट करने लगे ये लोग। तो क्या हुआ, ये जो धीरे धीरे जो हमारा बेचारा सा प्यारा सा रवि है, उसके जो भी कस्टमर्स थे परमानेंट, उन लोगों ने इसके साथ कांटेक्ट तोड़ दिया और कहे कि नहीं, हमें तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्योंकि हमें तुमसे सस्ते में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं। अब इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो रवि जितना, मतलब जितने में वो प्रोडक्ट रवि दे रहा है उससे सस्ते में इन लोगों को मिल जाएंगे। तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, ये ह्यूमन थिंकिंग है। तो ये क्या करेगा, ये इसका प्रोडक्ट छोड़ देगा, उसके पास जाएगा। तो इसने सारे कांटेक्ट अपने रवि के साथ छोड़ दिए और फिर बेचारा ये जो रवि था वो वापस से उदास हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी जो कंपनी उतनी अच्छी नहीं चलती, अब उसके अंडर केवल 7 ही लोग काम करते हैं। ये जो फनी सी स्टोरी है, ये कोई फनी सी स्टोरी नहीं है, मैंने इसे आपको फनी वे में बताया, लेकिन एक्चुअली में इसका मोटो ये है कहने का कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो इस ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत ही पेरिश हो रहे हैं, कंपटीशन नहीं सह पा रहे हैं और उन्हें बहुत लॉस हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेड बैरियर्स बढ़ा देती हैं। क्यों बढ़ा देती हैं? अपने प्रोड्यूसर्स को सिक्योर करती हैं, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं वो, कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कंपटीशन ना फेस करना पड़े। और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसे डब्ल्यूटीओ की बात माननी ही पड़ती है, तो इसलिए वो चाह के भी ट्रेड बैरियर्स नहीं बढ़ा पाता है, जैसा डब्ल्यूटीओ कहता है वैसे ही करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड टॉपिक इसमें दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको एक सविता या सुरिता या सरिता कुछ ऐसी एक औरत है 35 ईयर ओल्ड, उसकी स्टोरी दी हुई है कि वो पहले एक अच्छी सी कंपनी में काम करती थी, फिर उसकी जो जॉब है वो छूट गई, मतलब वो वर्कर के तौर पे काम करती थी, फिर उसकी जॉब छूट गई तो फिर वो जॉब ढूंढने लगी। तो बहुत ढूंढने के बाद 6 महीने के बाद उसे एक जॉब मिला जो कि बहुत दूर था उसके घर से, और तो और पहले उसे जितने वेजेस मिलते थे उससे बहुत कम वेजेस मिल रहे हैं, और एक वो परमानेंट वर्कर भी नहीं है, वो एक फ्लेक्सिबल वर्कर है, मतलब जब जरूरत होगी तब काम पे रखेंगे
और ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज काम कर रहे हो तो कल भी काम करोगे ही, हो सकता है कल आपको निकाल दें और कहें कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। मतलब पर डे वाला जो लेबर होता है ना, जो पर डे उन्हें पे किया जाता है, वो वाले लेबर होते हैं। और ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, वो आपको इस टॉपिक में समझने को मिल जाएगा। देखो एक्चुअली क्या स्टोरी है ना, कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती है, मान लो एक गारमेंट कंपनी है जो यूरोप में और अमेरिका में है, वो क्या करती है, सस्ते जगह से अपने प्रोडक्ट्स उठाती है और उसे ब्रांड का टैग लगा के अपना बहुत ही महंगे में बेचती है। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है आपकी बुक में, यूरोप और अमेरिका की कोई गारमेंट कंपनी है, यूरोप या अमेरिका की, जो भी जनरली ऐसा होता भी है, यूरोप और अमेरिका की जो गारमेंट कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, इंडिया के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कह देती हैं कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट्स तैयार करो। और क्योंकि उन्हें सस्ते रेट पे मिल जाएंगे और फिर वो बाहर की जो मार्केट है या इंडियन मार्केट में उसे महंगे रेट पे अपने ब्रांड का टैग लगा के बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स या एक्सपोर्टर्स जो है वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमें भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो अब वो रॉ मटेरियल के साथ तो कोई धांधलीबाजी नहीं कर सकते, कितना करेंगे भाई, पकड़े जाएंगे ना। फिर भी उन लोग के ब्रांड का नाम है, अगर कुछ बेकार होगा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम से उन्हें ऑर्डर ना मिले। तो लोग ब्रांड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, कि वो लोग ये वो लोग फ्लेक्सिबल वर्कर्स हायर कर लेते हैं, मतलब परमानेंट वर्कर की जगह पे फ्लेक्सिबल वर्कर्स रख लेते हैं। मतलब कि मैंने आपको आपको लिखा भी हुआ है, बहुत ही सिंपल सा, ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, काम है तो रखो वरना बाय बाय वर्कर्स। कहने का मतलब अगर आपको काम जरूरत होगी तो उस वर्कर्स को रखेंगे, नहीं तो आप चले जाओ। जैसे फ्लेक्सिबल क्या होता है, वर्ड से ही आपको लग रहा है, जरूरत है तो वर्कर्स को रखते हैं वरना चले जाओ। तो इससे क्या होता है, एक तो वो वर्कर से काम भी बहुत ज्यादा करवाते हैं, और तो और उन्हें सैलरी भी बहुत कम करते हैं और उनकी जॉब भी परमानेंट नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट हो रही है, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट परमानेंट होनी चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रही, जो वर्कर्स है उन्हें ग्लोबलाइजेशन से कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। जैसे आपकी बुक में एक और इसी चैप्टर में एक दिया हुआ था कि एक, जैसे आपकी बुक में एक सेज के बारे में दिया हुआ है। सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। एक्चुअली क्या करती है ना गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें तो ट्रेड बैरियर्स हटाने को बोला जाता है, या मतलब ट्रेड लिबरलाइजेशन करने को। तो वो लोग क्या कहती हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले जो कंपनीज होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग कुछ मतलब कुछ पॉलिसीज निकालती हैं। जैसे लेबर लॉज जो है उनको कम कर दिए, टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्सेस कम कर देती हैं, ताकि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो आके हमारी जो कंट्री है उसमें इन्वेस्ट करें। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पावर या जो भी कुछ प्रोडक्शन के लिए नीडेड है वो इजीली अवेलेबल हो। तो ये लोग क्या करती हैं, इम्पोर्ट टैक्स कम कर देंगी। पहला, लेबर लॉ को कुछ मतलब बहुत लेबर लॉज में जो भी रूल्स है उन्हें थोड़ा नेग्लेक्ट कर देंगी। जैसे फ्लेक्सिबल वर्कर वाला पॉइंट, आप चाहो तो फ्लेक्सिबल वर्कर रख सकते हो, ताकि ये सब देख के जो हमारी जो भी क्या कहते हैं, जो भी एमएनसीज हैं वो अट्रैक्ट हो और आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि एक तो आपके बुक में पॉइंट भी दिया हुआ था, तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने सोचा था मैं आपको बताऊंगी पर मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो में बता देती हूँ। और दूसरा फ्लेक्सिबल वर्कर वाला जो टॉपिक है ना, आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने बताया। फ्लेक्सिबल वर्कर का मतलब आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट मी डाउन, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो चलो इस वीडियो का या इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। जैसा मैंने अभी आप लोग को बोला, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हर किसी को फायदा होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, ग्लोबल लेवल पे सबका कांटेक्ट होना। ये ट्रेड के थ्रू हो सकता है या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकता है, इससे मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड वाले ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रेड के थ्रू एक कंट्री को से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करना। तो ट्रेड की ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, सबको फायदा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं या बहुत सारे ऐसे लोग की जो ग्लोबलाइजेशन से फायदा हो सकता है वो हम लोग नहीं होने देते हैं। जैसे कि अभी हमने
वर्कर्स के बारे में पढ़ा। इन वर्कर्स को हो सकता था कि ग्लोबलाइजेशन से फायदा हो, ऑफ कोर्स हो सकता था, एमएनसीज आएंगी बड़ी बड़ी तो इन्हें और जॉब्स मिलेंगी, हायर सैलरीज मिल सकती हैं क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्हें फ्लेक्सिबल वर्कर की तरह हायर किया जाने लगा। एक तो पैसे भी ज्यादा नहीं देते थे, और तो और उनसे काम भी बहुत ज्यादा करवाते थे। तो इससे क्या हुआ? फेयर ग्लोबलाइजेशन, मतलब इन्हें ग्लोबलाइजेशन से जो भी प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं हुआ, और इन्हें फेयर ग्लोबलाइजेशन के जो भी अपॉर्चुनिटीज थे वो नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे चलिए हम रीड करना शुरू करते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन कुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। अभी मैंने आपको बताया फेयर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ये फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी हुआ कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सबको मिल रहा है, या नहीं कोई पर्टिकुलर टाइप के पर्सन को नहीं मिल रहा, कि हर किसी को, पुअर पीपल, रिच पीपल, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, लार्ज प्रोड्यूसर्स, हर टाइप के प्रोड्यूसर्स को अगर ग्लोबलाइजेशन से सही फायदा मिल रहा है तब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन है, वरना ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अच्छा चलो आगे पढ़ ही लोगे आप लोग। द गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल्स, दीज स्टेप्स शुड बी फॉलो। दीज स्टेप्स शुड बी फॉलो। देखो गवर्नमेंट जो है ना वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकती है, उसका ग्लोबलाइजेशन में वो चाहे तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकती है। कैसे? तो इसमें कुछ स्टेप्स भी दे रखे हैं आपके बुक में। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट, या राइट्स कर लो। देखो गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लेबर लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी लेबर को जो भी मिलने वाला प्रॉफिट है, जो भी इनके राइट्स हैं उन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इस बात का अगर गवर्नमेंट ध्यान रखे तो ग्लोबलाइजेशन फेयर होगा। अगर कोई कंपनी या कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स इफ नेसेसरी। गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स यूज करने चाहिए अगर जरूरी है, तो पूरी तरह ट्रेड लिबरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को डब्ल्यूटीओ की तरफ से प्रेशर हो, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, उन कंट्रीज, बाकी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ही एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो बाकी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इस टॉपिक पे उनके साथ हैं कि हमें कभी कभी ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए, आपको हमारी बात माननी चाहिए, डब्ल्यूटीओ के साथ, डब्ल्यूटीओ के खिलाफ उनके साथ मिल करके एक फाइट शुरू करनी चाहिए। फाइट मतलब हो सकता है कि ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी हो। कहने का मतलब उनसे बात करनी चाहिए, अगर बात से नहीं माने फिर आप फर्दर काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब है बाकी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है इस टॉपिक के ऊपर, उनके साथ मिलकर डब्ल्यूटीओ से उन्हें बात करनी चाहिए कि हमें फेयर रूल्स मिले, मतलब कि हमें ऐसा नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज ही केवल ट्रेड बैरियर्स यूज कर सके, हमें भी ये राइट होना चाहिए कि अगर हमें ज़रूरत हो तो हम ट्रेड बैरियर्स या इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा सके, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उन्हें प्रॉफिट मिल सके। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडेज गाइस। इसी तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह कंप्लीट होता है, और वी विल सी यू इन नेक्स्ट वन। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।